बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ बहुत सी वीडियोस ऐसी शेयर करती हूं जो आपको सीखने का मौका भी देती हैं। और आज की वीडियो जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मेरी बहनों के लिए है, मेरे भाइयों के लिए है, उन तमाम मर्दों के लिए ख़ास तौर पे जो शरीयत को निभाना बहुत चाहते हैं, वो भी सिर्फ शादी के मामले में, जो सोचते हैं कि दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी ये तो हमारा शरई हक है। इस शरई हक के पीछे क्या एहतियात लाजिम है, क्या वजूहात हैं, किस तरह से इसको लेकर चलना, इन सबको पसे पर्दा डाल के, पसे पोश डालकर सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस होता है दूसरी, तीसरी और चौथी शादी पर। यकीन मानिए, जब आज ये मेरी वीडियो आप देखेंगे और मेरी बहनें जब अपने शौहरों को, हमारे भाइयों को ये वीडियो दिखाएंगी, तो उन्हें इस कहानी का, इस दूसरी, तीसरी, चौथी शादी का एक और ऐसा पहलू पता लगेगा कि वो कानों को हाथ लगाएंगे। ये दूसरी शादी, ये तीसरी और चौथी शादी कोई आसान काम नहीं है। दूसरी शादी करने वालों को फिर आगे जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे जब औलाद के मामलात आते हैं, तो फिर इंसान कहता है कि काश, काश मैं अपनी इस दिल लगी ही रहने देता, मैं यहाँ तक ना जाता। अब ज़रा सुनिएगा कहानी क्या है। मुझे पता है बहुत से मर्द हज़रात जो है वो कमेंट करेंगे कि बीवी कैसी गैर शरई बातें करती है। हरगिज़ नहीं। आप शादी कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए, अपनी बीवी की इजाज़त लीजिए, उसको एतमाद में लीजिए अगर वो आपको इजाज़त दे। अब आप कहेंगे इस्लाम में ये नहीं है, लेकिन इस्लाम में हरगिज़ ये भी नहीं है कि आप छुपन-छुपाई करें। ज़रा इस्लाम को ठीक से पढ़ लीजिएगा। औरत को बताइए, अगर वो आपको इजाज़त नहीं देती तो उसके सामने 2 ऑप्शंस हैं, या वो आपके साथ रहे या वो आपके साथ ना रहे। एटलीस्ट इतनी तो उसको गुंजाइश दें। ये नहीं कि एक दिन आप तशरीफ़ लाएँ और आके बम सर पे गिराएँ और कहें कि जी मैं कर चुका शादी, हाँ जी, अब मेरे तो बच्चे भी हैं, 1, 2, 3। उस वक़्त वो औरत जो है वो क्या फ़ैसला करे, लेकिन वो उस वक़्त उसके साथ इंसाफ़ नहीं होगा। अब ज़रा सुनिएगा कि इस वाक़ये में हुआ क्या। ये हमारे एक भाई हैं, उन्होंने ये कहानी शेयर की है, कानों को हाथ लगाए और कहा है कि अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी दूसरी शादी ना करता। इन साहब की कहानी ज़रा सुनिएगा। होता कुछ इस तरह से कि इनकी शादी होती है, बड़ी माँ-बाप की खुशी और रज़ामंदी के साथ, और वो भी बड़े खुश होते हैं। बड़ी प्यारी-सी दुल्हन उनके घर आती है, खूबसूरत-सी लड़की होती है, इंतहाई पढ़ी-लिखी, बहुत ही अच्छी, किरदार की भी अच्छी, हम्बल। जो लड़का है उसके वालिदैन जो हैं, उनके साथ बहुत प्यार-मोहब्बत करने वाली, वालिदैन भी उस पर प्यार न्यौछावर करते हैं और एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को जब सब सुख मिल जाते हैं तो उसे वो सुख जो है वो रास नहीं आते। वो कुछ और, कुछ और और कुछ और की तलाश में हो जाता है। अब जनाब, शादी इनकी हो गई। शादी के बाद मोहब्बत भरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला ने 3 खूबसूरत बच्चों से नवाज़ा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब साहब जो है या तो वो उस मोनोटनी से तंग आ गए, या फिर शायद बेगम जो है वो बच्चों में इतना मसरूफ़ हो गई, जिस तरह कि वो कहते हैं बकौल उनके, कि बेगम उनको शायद उतनी तवज्जो नहीं दे रही थी जो उन्हें चाहिए थी। बेगम बच्चों में मसरूफ़ रहती थी। फिर कुछ घर में कुछ ऐसे मामलात, कुछ मसाइल हुए, तो वो कहते हैं कि कुछ लड़ाई-झगड़े हुए। लड़ाई-झगड़ों में वो कहते हैं कि मेरी बीवी ने 2-4 ऐसी बातें की, जो मेरे ज़हन में जैसे अटक ही गई, फांस की तरह गले में रह गई। वो कहते हैं कि मेरी बेगम ने कुछ ऐसे जुमले बोले, जिसके बाद मैं उससे दूर होना शुरू हो गया। देखिए, एक उनका वर्ज़न है, लेकिन अब वो कहते हैं कि वो चीज़ भी मेंड हो सकती थी। मैंने शायद उसको अपने असाब पे सवार कर लिया, या मैंने शायद उसको जवाज़ बना लिया। इसी दौरान में जहाँ वो बैंक में काम करते थे, वहाँ बैंक में उनके साथ एक और लड़की भी काम करती थी। वो लड़की जो है, वो एक डिवोर्स्ड लड़की थी। अब वो डिवोर्स लड़की थी, उसके वालिदैन जो हैं वो फ़ौत हो चुके थे, बहन-भाई जो हैं वो भी, एक की बहन थी गालपन, और वो भी शादीशुदा और दूसरे मुल्क में रहती थी। तो वो लड़की जो है वो, ज़ाहिर-सी बात है, उसके लिए अगर कोई रिश्ता आए तो वो ज़रूर शादी करती, उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। अब ये साहब जो है रोज़ उसके साथ लंच करना, दोस्ती हो गई, गप्पें लगनी शुरू हो गईं, घर की बातें शुरू हो गईं। आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें चूँकि ये भी लगना शुरू हुआ कि वो तो बिल्कुल फ़ारिग है और चांस है, तो आपको पता है कि चांस जो है वो अवेल करने की बड़ी ख़्वाहिश होती है हमारे यहाँ नौजवानों को, ख़ास तौर पे शादीशुदा मर्दों को, और उन्होंने कहा कि चलो जी, ये तो अच्छा मौका है। दोस्ती बढ़ती चली गई, बातचीत बढ़ती चली गई, और उसके बाद उस लड़की को भी नज़र आया कि इस लड़के के पास दौलत भी थी, बैंक में वो जॉब तो कर रहा था, लेकिन माँ-बाप की काफ़ी जागीर थी, कुछ पैसे थे, ज़मीनें थीं, तो जायदाद की वजह से वो लड़का अच्छी गाड़ी में आता था, अच्छा ओढ़ना-पहनना था, गिफ्ट्स भी उसने उसको अच्छे-अच्छे देने शुरू किए, और लड़की को समझ आ गई कि ये एक अच्छी आसामी है। और उस लड़के को नज़र आया कि यार, ये एक बड़ी अच्छी दोस्ती, एक बड़ा अच्छा टाइम पास है। दोनों की दोस्ती बढ़ती चली गई। लड़की ने आहिस्ता-आहिस्ता उसके गम बाँटने शुरू कर दिए। उस लड़के ने उसको आके हर रोज़ बताना कि मेरी बीवी यूँ करती है, और कई दफ़ा तो ये मर्द करते ही ये बातें इसलिए हैं कि औरत को फँसाया जा सके, हमदर्दी बटोरते हैं। मुझे याद है, बहुत पहले एक फ़िल्म देखी थी, आई आई गेस उसका नाम था मियाँ बीवी और वो,
कुछ इस तरह से उसका नाम था। और उसमें वो जो साहब थे, उन्हें बड़ी आदत थी अपनी सेक्रेटरीज़ और इर्द-गिर्द लड़कियों को पटाने की। तो जब भी कोई नई लड़की या कोई सेक्रेटरी आती थी, तो वो साहब जो है, वो अपनी मेज़ के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 दवाइयाँ रखनी शुरू कर देते थे और फिर बड़े दुःख भरे लहजे में उस खातून या लड़की को बताया करते थे कि मेरी बीवी कितनी बीमार है, मैं उसकी कितनी तीमारदारी में लगा रहता हूँ, वो कितनी चिड़चिड़ी है, मैं कितना मजबूर हूँ। और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो उस लड़की को अपने जाल में फँसा लिया करते थे। जबकि उनकी बीवी बड़ी अच्छी थी, घर में बड़ा अच्छा माहौल था। अब इन साहब के घर में भी बड़ा अच्छा माहौल था, ऐसा नहीं था कि कोई ऐसी बात हो। वो लड़की बहुत अच्छी थी, बड़ी साबिर थी, बल्कि कई दफ़ा उसको कुछ चीज़ें शक भी हुआ, लेकिन उसने दरगुज़र किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा शौहर ऐसा नहीं हो सकता। एनीवे मामलात चलते रहे, लेकिन वो लड़की जो है अब उसने प्लान कर लिया था कि मैंने इससे शादी करनी है। शादी करने के लिए उसने अब आहिस्ता-आहिस्ता उसको शीशे में उतारना शुरू किया और साहब शीशे में उतरना चाहते थे, उतरते चले गए। उसके बाद उसने कुछ ऐसी ऊपर तले चीज़ें की कि अपने आप को बीमार ज़ाहिर किया, फिर उसके बाद अपनी कुछ और मजबूरियाँ उसके सामने रखीं, फिर रोने-धोने और फिर मेरे ख़ानदान में सबको पता लग गया। ख़ानदान में कौन था? वही लोग थे जिनको उसकी परवाह नहीं थी। लेकिन उसने लड़के को बड़े ही अच्छे से शीशे में उतारा, कुछ और मजबूरियाँ जो अल्लाह जाने उन साहब ने मुझे बताई कि नहीं बताई, लेकिन उन मजबूरियों की वजह से वो बुरे फँस गए। अब उन्हें समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ? जब समझ नहीं आई तो फिर आखिरकार उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी बीवी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से तो फ़ौरन ही एक ऐसी कॉल आ गई कि खबरदार ऐसा होगा तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। अब साहब खामोश हो गए, उसको आके बताया, अब उसने अपने रोने-धोने डाले, उसने कहा कि नहीं मेरा तुम्हारा रास्ता अलग, क्योंकि शादी तो नहीं हो सकती, मेरी बीवी नहीं मानेगी, मेरे बच्चे भी हैं, बड़े खूबसूरत मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। तो ऐसे में ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन उस लड़की ने ऐसा कोई उसके ऊपर कुछ कहिए कि उसे ऐसा फँसाया कुछ चीज़ों में कि अब वो चीज़ें क्या थी उन्होंने भी कुछ सही से बयान नहीं की, लेकिन बहुत से लोग बहुत सी बातें कर सकते हैं, पर फँस गए वो साहब। अब मजबूर हो गए और उन्होंने आखिरकार उससे शादी कर ली। बकौल उनके बड़ा मेरा ख़्याल रखती थी, बहुत मेरे साथ अच्छी थी। लेकिन उससे पहले उनको बड़े लोगों ने समझाया कि देखो अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी बीवी तुम्हारी नहीं रहेगी। लेकिन उस वक़्त उन साहब की आँखों पे उस खातून की मोहब्बत की पट्टी भी बंधी थी, जिन्होंने उसको बड़े अच्छे से जाल में उतार लिया था। और इतना मासूम और इतना अच्छा, यानी कि वही चीज़ें जो बीवी की कंप्लेन करते थे, वो अपनी अच्छी दिखाकर बताती थी कि मेरा जैसा कोई इंसान ही नहीं। अब जब शादी हो गई, शादी के कुछ अरसे बाद बच्चा भी हो गया। अब वो साहब जो है उनकी ज़िंदगी के शब-ओ-रोज़ क्या थे, ज़रा आप सुन लें तो मेरे ख़्याल से मर्दों को एहसास हो जाएगा कि दूसरी शादी कितनी मुश्किल है। अब जनाब घर में तो बताया नहीं था, वो अपने घर में होते थे तो घर से कॉल आ जाती थी, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, साहब दौड़ लगाते थे, वहाँ जाते थे तो घर से बीवी की कॉल आती थी, कहाँ है? वहाँ से वापस आते थे, कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, अब वो कह रही है कि मेरे पास वक़्त नहीं गुज़ार रहे, उधर से वो घर में जो है वो कह रही है कि आप कहाँ गायब रहते हैं? उसके बाद कभी बच्चे की बीमारी, कभी कुछ और, इतने झूठ, इतनी भाग-दौड़, इतना सब कुछ कि वो सर के बाल कहते हैं मैं पकड़ के खींचता था और मैं चीखें मारता था कि मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ? ऐसे में उन साहब को ये जुनून भी था कि भई ये मेरा बच्चा है, इस बच्चे को बाकी बच्चों के साथ उसका हक मिलना चाहिए। अब वो साहब शादी को रजिस्टर कराना चाहते थे, उसमें कबाहत थी कि कानूनी मामला चले उनको भी आपको पता है हमारे मुल्क में मैनेज कर लिया जाता है, लेकिन उससे बढ़कर मसला ये था कि आपका नाम आ जाता है फ़ारसी में, सब चीज़ें खुल जाती हैं। ये भी डर था क्योंकि बहुत दफ़ा उनके बाहर के फ्रीक्वेंट ट्रिप्स होते थे, उसके लिए फ़ारसी की कई दफ़ा रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या करें? ये मामलात अपनी तरफ चल रहे थे। उसके बाद जनाब अब तो बेगम को भी शक हो गया था, बेगम ने उनको फ़ॉलो करना शुरू कर दिया और उसके बाद एक दिन बम फटता है और ख़ातून को पता लगता है कि मेरे शौहर तो दूसरी शादी करके बैठे हैं, बल्कि यही नहीं, उनकी तो उनसे औलाद भी है। ये चीज़ जो है जिस दिन पता लगती है तो उस दिन तो उनके घर में वो भूचाल आता है। वो जो साहब समझ रहे थे ना, कहते हैं मैंने सोचा था आहिस्ता-आहिस्ता मैं बता दूँगा और वो मान जाएगी कि वो बड़ी साबिर है, बड़ी अच्छी है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि औरत जो है इस मामले में बड़ी सख्त हो जाती है। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता, शेयरिंग नहीं होती। शायद आपके चक्कर बाहें पता लगे वो माफ़ कर दे, जो कि मैं समझती हूँ कि ठीक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है शरीयत तो कहती है निकाह कर लो बजाए इसके कि आप गलत काम करो। लेकिन एक औरत की फितरत ही ऐसी है, अपनी हुक्मरानी में वो किसी और को दाखिल नहीं होने दे सकती। उस दूसरी औरत ने तो जो कार्रवाई करनी थी कर ली और उसने अपना किरदार बड़ा अच्छा दिखाया, लेकिन यहाँ पर ये जो खातून थी इन्होंने फिर बिल्कुल हैंड्स अप कर लिया। उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, हो ही नहीं सकता। बड़ी माफ़ी, तलाफ़ी ये वो सब कुछ, लेकिन बड़ा अच्छा ये हुआ कि वो घर जो था वो बेगम के नाम पे था। जब अच्छे वक़्तों में उन्होंने वो घर जो है अपनी बीवी के नाम पे किया था। उन्होंने उसको सबसे पहले तो निकाला घर से और उसके बाद उनको कहा कि अब आप घर में नहीं आएँगे। वो साहब जो है वो दूसरे घर में बैठे। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो उनको भी बाप से नफ़रत हो गई कि बाप ने हमारी माँ के साथ ये किया। बच्चे जो है इस वक़्त ऐसी एज में थे, टीनेज थी, तकलीफ़ दे था। अब जनाब वो बच्चों से मिलना चाहे, बच्चे इनकारी।
वालदा जो है वो शक्ल नहीं देखना चाहती। अब उन्हें वो अपने अच्छे दिन याद आए, वो खूबसूरत दिन याद आए जो साथ गुज़ारे थे, वो लम्हात याद आए जब अपने बच्चों के साथ घर में बड़े सुकून से थे, ना बच्चे बात करें, ना कुछ और। अब दूसरी तरफ का हाल सुनिएगा, उस घर में वापस तो चले गए, लेकिन अब वो बेगम जिनके साथ अभी वो सही से रहे नहीं थे ना, और वो बेगम जिनके असल किरदार का तो उन्हें अभी ठीक से पता ही नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए जाते थे, अच्छा-अच्छा खाया, पिया, मिले, वापस आ गए। अब जब वहाँ पर रहना शुरू किया तो फिर उनको पता लगा कि ये बेगम जो है मेरी है कैसी? तब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि पहली वाली तो जन्नती थी। अब ये बेगम जो है मूड-मूड पे, बात-बात पे टेंट्रम्स, मूड्स, अच्छे घर में उसको रखा है, मुझे कहाँ रखा है, मुझे कैसे रखा है, मेरे लिए क्या है, मेरे बेटे का हक क्या है? अब वो बेटे का हक तो वो क्या दे, अभी तो वो अपने हक से ही महरूम है, अपने ही घर से निकाले गए हैं। उसके बाद मेरे बच्चे को क्या दिया? अब ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे बच्चे हैं, उनकी फीसेस भी वो दे रहे हैं। दूसरा बच्चा जो है वो उनकी नज़रों के सामने बड़ा हो रहा है, वो कहते हैं उस बच्चे के दिल में भी नफ़रत आनी शुरू हो गई है। किसी ने कहा था एक दफ़ा कि जब इंसान शादियाँ 2-2 या 3-3 कर लेता है ना, तो वो अपने बच्चों से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्यों? कहते हैं कि बच्चे आखिर में अपनी माँ के ही होते हैं, और जब बच्चे अपनी माँ को तकलीफ़ में देखते हैं ना, तो वो अपनी माँ का ही साथ देते हैं, चाहे माँ कैसी भी हो। चाहे माँ सख्त हो, माँ अच्छी हो, बुरी हो, लेकिन बच्चों के लिए माँ हमेशा अच्छी होती है। अब वो दूसरा बच्चा जो देख रहा था कि मेरा बाप जो है मेरी माँ को टेंट्रम सिखाता है, गुस्सा आ जाता था उसे जब वो खर्चा, पानी ये वो चीज़ें माँगती थी, घर की डिमांड करती थी जो उसके पास नहीं था, तो वहाँ पर वो उसकी माँ के साथ गुस्से से बोलता था। जब वो गुस्से से बोलता था, वो बच्चा देखता था। उस बच्चे को एहसास होता था कि मेरा भी एक घर है, लेकिन वो हमारा नहीं है, वो किसी और के पास है। उस बच्चे ने जब देखा कि मेरी माँ को गुस्से में मेरा बाप क्या कुछ कहता है, तो फिर ये चीज़ें उसके अंदर जमा होती गईं, और एक दिन उस बच्चे ने भी अपने बाप को वही कहा जो उसके पहले बच्चों ने कहा, और यहाँ पर जाकर उसे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी ज़िंदगी की गलती कर दी। मैंने तो सोचा था ये तो शरई हक है, तो क्या हुआ? मैं अपनी बीवी को कह दूँगा। ना इस घर के बच्चे उस घर के बच्चों का मुँह देखना चाहते हैं, ना उस घर के बच्चे इस घर के बच्चे का मुँह देखना चाहते हैं। वो नौजवान जो इतनी अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार रहा था, आज ना वो इधर का है, ना उधर का है। इधर रहता है, दिमाग उसका उधर होता है। इधर वाली देखती है कि उसका दिमाग उधर है, तो उसके दिमाग की सही दही बनाती है। और वो शख़्स जो है, वो रोता है उस वक़्त को, कोसता है उस वक़्त को, जब उसे अपना हँसा-बसा खूबसूरत घर जो है, इस तरह से बर्बाद कर दिया। ये मेरे भाइयों के लिए एक पैगाम है, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ, दूसरी शादी आसान नहीं होती। दूसरी शादी में बड़ी कबाहतें हैं, बड़ी कबाहतें, यहाँ तक कि कोई वाक़ई ऐसी औरत हो जो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए। लेकिन वो जो कॉम्प्रोमाइज़ भी करती है ना, वो आपके बच्चों के दिल में आपके लिए वो मोहब्बत नहीं बाकी रहने देती, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है। वो अंदर से घुट-घुट कर मर रही होती है, और जब वो घुट-घुट कर मरती है, तो उसका सहारा उसके बच्चे होते हैं। सोचिए, जानिए, और अपनी जन्नत को ऐसे ना ख़राब कीजिए बग़ैर किसी वजह के। वो शादियाँ होती थी, लोग जंगों पे जाते थे, सालों-साल घर से दूर रहते थे। वहाँ पे बच्चों की एक तादाद होती थी, वहाँ पे एक घर का एक सिस्टम और होता था। ये चीज़ें हैं, अगर औरत की भी इजाज़त शामिल है तो फिर तो ठीक है। ज़ोर ज़बरदस्ती से ये काम जो है ये ज़्यादा देर नहीं चलते। अपनी ज़िंदगी अगर खूबसूरत है तो उसको खूबसूरत रहने दीजिए। छुप-छुपा कर ऐसे काम मत कीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।